नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे 9th क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इसमें मैंने लिए हैं पूरा सिलेबस। पूरे सिलेबस में से मैंने महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो बनाए हैं, यानी कि आपकी जो चारों बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, चारों किताबों का समावेश करके मैंने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। इनसे बाहर नहीं जाएगा। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, यानी कि आंसर यही रहेंगे आपके। तो बात करते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, यानी कि जब 1489 में फ्रांसीसी क्रांति होती है तो इसके महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है कि समाज में असमानता। अपन ने बात करी थी 3 वर्ग थे। 3 वर्ग में से प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे, लेकिन तृतीय वर्ग से दोनों ही टैक्स लेते थे। तो सिर्फ सारा बोझ तृतीय वर्ग पे था, तो समाज में क्या हुई, असमानता। आगे टैक्स का बोझ तीसरे वर्ग पर, ये अपन ने बात कर ली। राजा का अत्यधिक खर्च, अपन ने बात करी डिटेल क्लास में कि जो राजा होता है, राजा और रानी अंदर शाही खर्चे कर रहे होते हैं और जनता बाहर रोटी के लिए तरस रही होती है। तो राजा का अत्यधिक खर्च भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण है। चौथा पॉइंट है इसमें, अकाल की वजह से फसल खराब और महंगाई बढ़ गई। अपन ने बात करी थी कि अकाल की वजह से वहाँ फसलें खराब हो जाती है और फसल खराब होने के बाद में महंगाई बढ़ गई। एक रोटी की कीमत बराबर एक मजदूर की पूरे दिन की कमाई, ये दोनों बराबर थी, तो इसीलिए आम आदमी रोटी भी नहीं खरीद पा रहा था। आगे नई विचारधाराएं, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता। जो रूसो आए थे, रूसो ने, वोल्टेयर ने, तो इन प्रकार के जो विचारक थे उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई थी। तो नई विचारधाराओं के कारण भी फ्रांसीसी क्रांति के कारण रहते हैं, यानी कि 5 कारण है। पहला, समाज में समानता। दूसरा है टैक्स का बोझ तीसरे वर्ग पर। तीसरा है राजा का अत्यधिक खर्च। चौथा है काल की वजह से फसल खराब और महंगाई। और 5वां है नई विचारधाराएं। अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं लघुतरात्मक तो आप ऐसे कैसे पॉइंट लिख देना, और अगर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं यही निबंधात्मक, तो इन पॉइंट के अंदर 2 से 3 लाइन डिटेल में लिख देना। जैसे पहले मैं बताती हूँ एक बार एक पॉइंट का। पहला है समाज में असमानता। तो आपको इसमें लिखना है कि फ्रांस में 3 वर्ग पाए गए थे। तीनों वर्ग में पहला वर्ग पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरे में आम जनता रहती थी। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, केवल तृतीय वर्ग को टैक्स करना पड़ रहा था। इसीलिए इसमें समाज में असमानता थी। ये फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण है। तो आपको ऐसे करके 5 पॉइंट में 3 से 4 लाइन लिख के आपको डिटेल लिख देनी है ताकि निबंधात्मक कंप्लीट हो जाए। आगे एस्टेट सिस्टम क्या था, बात करते हैं कि एस्टेट सिस्टम क्या था। अपन ने बात करी थी इसमें 3 एस्टेट कहते थे। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग आते थे और तृतीय एस्टेट में आम लोग आते थे, और सिर्फ टैक्स यही भरते थे, दोनों टैक्स नहीं देते थे। आगे बात करते हैं राष्ट्रवाद क्या है। अपने राष्ट्र के प्रति भावना रखना, यानी कि ये मेरा राष्ट्र है, ये भावना रखना राष्ट्रवाद है। एकता, अपने राष्ट्र के प्रति एकता, गौरव और स्वतंत्रता का भाव रखना राष्ट्रवाद है। और एक राष्ट्र बनाने की इच्छा, ये भी राष्ट्रवाद है। अगर राष्ट्रवाद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो ये तीनों पॉइंट लिख देना, राइट हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के 3 परिणाम, यानी कि जब फ्रांस में कारण की बात अपन ने कर ली कि ये कारण थे, अब फ्रांस की क्रांति हो गई और उसके परिणाम क्या क्या निकले हैं। तो ये मैंने 3 परिणाम लिखे हैं। राजशाही का अंत, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो राजा था, उसको आपको पता है लुई 16 था, उसको फांसी पर चढ़ा दिया था, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। तो उसके बाद में राजशाही का तो अंत हो गया। मानव अधिकारों की घोषणा, अपन ने बात करी थी कि यहाँ मानव अधिकारों की घोषणा एक पत्र बना था जो कि प्रथम लोकतांत्रिक दस्तावेज था। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का प्रसार, तो ये 3 परिणाम सामने आते हैं। पहला है राजशाही का अंत, दूसरा है मानव अधिकारों की घोषणा और तीसरा है लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का प्रसार। आगे बात करते हैं अपन 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है रूस में 1917 की क्रांति के कारण, यानी कि रूस में जब 1917 में क्रांति हो रही थी तो उसके कारण क्या क्या है। पहला है, आपने को ये याद रखना है कि उस समय रूस में राजा कौन था, जार निकोलस सेकंड। तो जार निकोलस सेकंड का एक तो दमनकारी शासन था। एक क्रांति के प्रमुख कारण बात कर रहे हैं अपन, तो पहला है जार निकोलस सेकंड का दमनकारी शासन। दूसरा है मजदूर किसानों की खराब स्थिति, यानी कि जो मजदूर थे और किसान थे इनकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी, तो इन्होंने क्रांति करी थी। फ्रांस की क्रांति के जैसे अपन ने कारण देखे थे वही रूस की क्रांति के कारण है वैसे ही।
प्रथम विश्व युद्ध, आपको इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब होता है, 1914 से 1918 19 के बीच में, 1914 से 1918 19 तक ये प्रथम विश्व वर्ल्ड वार होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दुष्प्रभाव, इससे भी इनको कुछ भी सफल मतलब कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। चौथा है महंगाई और भूखमरी, बहुत ज़्यादा महंगाई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारा खर्चा हो गया है, तो महंगाई बढ़ गई और भूखमरी की स्थिति आ गई। और पांचवा है बोल सेविकों का प्रभाव। अब बोल सेविक क्या होता है, मैन सेविक और बोल सेविक में मैंने आगे पूरा डिटेल दी है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो रूस की क्रांति के 5 प्रमुख कारण मैंने दिए हैं। वही अगर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आ जाए तो ये पांचों पॉइंट को ऐसे कैसे आपको लिख देना है। और अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रत्येक पॉइंट में 2 से 3 लाइन 2 से 3 लाइन आपको लिखनी है, ताकि निबंधात्मक आपका कंप्लीट हो जाए। मेन ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखने। अगर ये पॉइंट याद है तो आपके पूरे से पूरे नंबर पक्के हैं। रूस में 1917 की क्रांति के कारण है जार निकोलस सेकंड का दमनकारी शासन, मजदूर और किसानों की खराब स्थिति, प्रथम विश्व युद्ध के दुष्प्रभाव, महंगाई और भूखमरी और बोल्शेविकों का प्रभाव। आगे बात करते हैं। मैंने 2 चीज़ें लिखी है कि रूसी समाजवादी पार्टी 2 प्रकार की होती थी, बोल्शेविक और मेंशेविक। आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आता है, छोटे क्वेश्चन में आता है, बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख नेता कौन था, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन भी लिख दोगे तो भी काफ़ी है। मेंशेविक में आ सकता है कि इसका नेता कौन था, जूलियस मार्टो। दूसरी चीज़ ये आ सकती है कि बोल्शेविक क्रांति से तात्पर्य क्या है, तो आपको ये वाली डिटेल लिखनी है। क्वेश्चन आ जाए मेंशेविक क्रांति से मेंशेविक क्रांति का क्या अर्थ था, ये लिखना है। दोनों में अंतर आ जाए तो ये अंतर हो गया है। तो आपको ये है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, बस इनको ध्यान से समझना कि आखिर में बोल्शेविक क्रांति और मेंशेविक क्रांति होती क्या है। बात करते हैं। पहला पॉइंट है बोल्शेविक क्रांति का। रूसी समाजवादी पार्टी का बहुमत वाला समूह। एक ही वर्ड याद रखना है कि ये बहुमत का मतलब होता है, जैसे 100 वोट पढ़ रहे हैं, मत का मतलब वोट, 100 वोट पढ़ रहे हैं, इसके पास में आ गए 51 और इसके पास रह गए 49, तो ये तो अल्पमत रह गया और ये बहुमत हो गया है। तो रूसी समाजवादी पार्टी का जो बहुमत वाला समूह है वो बोल्शेविक, और जो अल्पमत वाला समूह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में सिर्फ 2 वर्ड याद रखना, ये बहुमत वाला है और ये अल्पमत वाला है। की पॉइंट है ये दोनों याद रखना है। ब से बहुत, ये याद रखना है, ब से बहुमत, और अल्पमत तो फिर वैसे ही हो जाएगा, इसका बचेगा। ये लोग क्रांतिकारी, अब ये लोग कैसे थे, क्रांतिकारी थे, तेज थे, ज़्यादा होंगे तो तेज होंगे ना, इतना याद रखना है। अगर ज़्यादा है बहुमत तो तेज होंगे। और कठोर बदलाव के समर्थक थे, ये चाहते थे कि कठोर से कठोर बदलाव यहाँ पर हो। मेंशेविक की बात करते हैं। ये लोग धीरे धीरे सुधार, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण बदलाव के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि धीरे धीरे सुधार हो, धीरे धीरे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण बदलाव होने चाहिए। ये चाहते थे कि फटाफट बदलाव हो जाए, कठोर बदलाव हो जाए। क्रांतिकारी थे, तेज थे, लेकिन ये चाहते थे कि धीरे धीरे सुधार हो, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण बदलाव के पक्ष में थे। तीसरा है, इसका नेता कौन था, व्लादिमीर लेनिन, ये याद रखना है, लेनिन, और इसका नेतृत्व जूलियस मार्टो। ये चाहते थे कि तुरंत समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाए। अपन ने बात करेंगे आगे, मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है कि समाजवादी व्यवस्था क्या है। तो ये चाहते थे कि तुरंत समाजवादी व्यवस्था हो, और ये चाहते थे कि पहले पूंजीवादी विकास हो और फिर समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये अपने 4 पॉइंट याद रख रहे हैं। की पॉइंट बताती हूँ। इसका पहला है बहुमत, उसका अल्पमत। ये चाहते थे कि ये क्रांतिकारी, तेज और कठोर थे, वो धीरे धीरे लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण थे। इनका नेता लेनिन, उनका नेता मार्टो। ये तुरंत समाजवादी चाहते थे, ये पहले पूंजीवादी और फिर समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते थे। तो ये इनके क्वेश्चन हो जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, बोल्शेविक पार्टी का उद्देश्य, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, मजदूर और किसानों की सरकार बनाना। इनका महत्वपूर्ण बोल्शेविक पार्टी का उद्देश्य था कि जो मजदूर और किसान हैं उनकी सरकार बनाना चाहिए। दूसरा, निजी संपत्ति खत्म करना, किसी के पास भी निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए, और समान समाज बनाना, इनके सभी के समाज के लोग समान होने चाहिए। तो ये इसका उद्देश्य हो गया, मजदूर किसानों की सरकार बनाना, निजी संपत्ति खत्म करना और समान समाज बनाना। आगे बात करते हैं समाजवादी समाज की विशेषता है। अपन बात करते हैं कि समाजवादी समाज क्या होता है। पूरी संपत्ति राज्य की होनी चाहिए, यानी कि समाज जो राज्य है उसमें जितनी भी संपत्ति किसकी होनी चाहिए, राज्य की, किसी भी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, यानी कि निजी संपत्ति को खत्म करता है समाजवाद। दूसरा है समानता की भावना, यानी कि सभी व्यक्तियों में कैसी भावना होनी चाहिए, समानता की भावना।
तीसरा है वर्गहीन समाज, किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं रहेगा, सभी समान रहेंगे, यानी कि अपन ने बात करी समानता की भावना, तो वर्गहीन समाज होगा तभी तो समानता आएगी। और सबको समान अवसर, अगर समानता रहेगी तो सबको समान अवसर भी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी इम्पोर्टेंट है कि समाजवादी समाज की विशेषताएं क्या क्या है। संपत्ति राज्य की हो, समानता की भावना हो, वर्गहीन समाज हो और सबको समान अवसर मिलना चाहिए। 8वां प्रश्न है जार निकोलस सेकंड की कमजोरियां। अपन ने बात करी कि क्रांति के समय में वहां का शासक कौन था, जार निकोलस सेकंड। तो इसकी कमजोरियां क्या क्या थी। कमजोर नेतृत्व, यानी कि नेतृत्व की क्षमता इसके अंदर नहीं थी। जनता की समस्याओं की अनदेखी, यानी कि जनता जब समस्या से जूझ रही थी तो इसने उसको अनदेखी कर दिया, उसको ध्यान से उसकी समस्याओं का सुलझाना, मतलब सुलझाया नहीं, तो ये भी एक कारण हो गया। तीसरा है युद्ध में गलत निर्णय। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें इनका जो निर्णय था वो बहुत बड़ा गलत साबित होता है, जिससे वहाँ महंगाई और भूखमरी की हालत पैदा हो जाती है। चौथा है असंतोष को दबाने की नीति, यानी कि जब जनता क्रोधित हो रही थी तो उसको दबाने की इन्होंने कोशिश करी है, ना कि उनकी समस्याओं का सुलझावा करने की। तो इसकी 4 कमजोरियां अपन ने बात करी। कमजोर नेतृत्व, जनता की समस्याओं को अनदेखी करी, युद्ध में गलत निर्णय लिया और असंतोष को दबाने की नीति। रूस के किसानों की स्थिति बात करते हैं। रूस में जब क्रांति चल रही थी तो उनके किसानों की क्या स्थिति, इनमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने इसके 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, आप जरूर समझ के जाएं। और अगर आपको ये याद है इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो घबराना नहीं है, आंसर यही होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आंसर इन्हीं में से रहेगा। तो आप इनको बार बार देख करके कंप्लीट याद करना, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या एग्जाम में नहीं उठानी पड़े। और फालतू सारी चीज़ें पढ़ने से बढ़िया है कि आप इसी को बार बार पढ़ना, ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, रूस के किसानों की स्थिति, यानी कि रूस जब क्रांति चल रही थी तो उसमें किसानों की क्या स्थिति थी। एक तो ये भारी करके नीचे दबे हुए थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगे हुए थे। जमीन की कमी थी, जमीन इनके पास थी नहीं, टैक्स ज़्यादा थे, जमीन कम थी। कर्ज के बोझ, वही भारी करके यानी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए थे। और गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे। यानी कि रूस के किसानों की स्थिति का अपन बात करते हैं तो 4 मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, भारी कर, जमीन की कमी, कर्ज का बोझ और गरीबी और भूखमरी। अब आगे आते हैं 10वें क्वेश्चन में, हिटलर के उदय के कारण, यानी कि हिटलर का उदय कैसे होता है। पहला है इसमें अपन ने हिटलर की बात करी थी अच्छे से क्लास में, वाइमर गणराज्य की कमजोरियां। पहला क्या हो गया, वाइमर गणराज्य की कमजोरियां। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हार, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा होता है तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जब संधि होती है तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारे कर थोपे जाते हैं, बहुत सारी रकम थोपी जाती है कि इतनी रकम जितना भी खर्चा होता है वो जर्मनी देगी। इससे जो कोयले और पेट्रोल इनकी जो खदानें होती थी उनके ऊपर भी अदर देशों का स्वामित्व कर दिया गया था। तो इसके बाद में ही हिटलर का उदय हुआ था। इनके मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है और जब उसमें संधि होती है तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोपी जाती है जो कि जर्मनी नहीं चुका पाते हैं, पैसे वगैरह ये, तो इनको बहुत परेशानी होती है। इसके बाद ही हिटलर का उदय होता है। तो वाइमर गणराज्य की कमजोरियां। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हार और अपमान, जो इनका अपमान किया गया था। तीसरा पॉइंट है आर्थिक संकट और बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हिटलर की करिश्माई भाषण शैली, और वो इतना खतरनाक भाषण देता था कि जिससे सभी लोग एक हो जाते थे, अपने राष्ट्र के प्रति मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। और नाजी पार्टी का प्रचार तंत्र, नाजी पार्टी हिटलर की थी। तो उसमें 5 पॉइंट है हिटलर के उदय के कारण, ये भी क्वेश्चन पक्का आ सकता है। वाइमर गणराज्य की कमजोरियां, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हार और अपमान, आर्थिक संकट और बेरोजगारी, हिटलर की करिश्माई भाषण शैली और नाजी पार्टी का प्रचार तंत्र। आगे स्टेटस जनरल, ये अपन ने मैं पहले बात नहीं कर पाई, मुझे लगा आपको सब कुछ याद होगा, लेकिन फिर भी एक बार नॉर्मल शॉर्ट में बता देती हूँ। फ्रांस की एक राष्ट्रीय सभा थी स्टेटस जनरल की सभा, जिसमें तीनों वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इससे कर बढ़ाने या नए कानून बनाने के लिए बुलाया जाता था। ये मैंने बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ाया हुआ है। स्टेटस जनरल की सभा तीनों वर्गों का कैसे कैसे, फिर तीनों वर्गों को वोट, एक एक वोट देने का अधिकार होता था। और प्रथम और द्वितीय वर्ग ही वोट दे करके सरकार बना लेते थे या अपने जो भी कानून नियम थे वो बना लेते थे। इससे तृतीय वर्ग का शोषण हो रहा था। तृतीय वर्ग ने अपनी मांगें रखी
और लुई 16 ने मांगे मानने से मना कर देते हैं। मना करने के बाद में वो बाहर आकर के नेशनल असेंबली बना देते हैं और लुई 16 को गिलोटिन पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद में आज तक का शासन यानी कि रोबेस्पियर का काल शुरू हो जाता है। ये मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है। 12वां क्वेश्चन अपना जैकोबिन क्लब के बारे में बताइए। जैकोबिन क्लब क्या था ये अपन बात करते हैं। यह क्रांति का सबसे कट्टरपंथी समूह था। पहले तो कट्टरपंथी, एक की पॉइंट याद रखना है। जैकोबिन क्लब के बारे में बताइए। क्रांति का सबसे कट्टरपंथी समूह। दूसरा, इनका नेता कौन था? रोबेस्पियर। तीसरा है गरीबों के पक्ष में कानून बनाए। रोबेस्पियर कहता था कि गरीबों के पक्ष में क्या बनना चाहिए? कानून बनना चाहिए। और आज तक के शासन के लिए जिम्मेदार भी यही है। आज तक के शासन का मतलब है गिलोटिन। और गिलोटिन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि गिलोटिन क्या है। एक लकड़ी का फ्रेम होता था, उसमें अपनी जो सिर होता है, अपना सिर, उसको वहाँ ऐसे अंदर डाल देते हैं और ऊपर से एक तलवार जैसी कट्टर धार होती है, उसको रस्सी से खींचते गर्दन अलग हो जाती है और धड़ अलग हो जाती है। तो है गिलोटिन। और इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर गिलोटिन इसका नाम रखा गया है। और रोबेस्पियर ने, अगर इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोलते हैं या इनकी बात नहीं मानते हैं, देश के खिलाफ कोई बात बोलते हैं, तो ये उन सभी को गिलोटिन पर चढ़ा देते थे। और लास्ट में एक दिन ऐसा आता है जब सारी जनता मिलकर के रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा देती है। लुई 16 भी यहीं चढ़ते हैं और रोबेस्पियर भी यही चढ़ता है। तो ये है गिलोटिन के बारे में मैंने बता दिया। गिलोटिन में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हो। और जैकोबिन क्लब के बारे में तो ये भी आपको अच्छे से करना है।